हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग यूपी पीजीटी 2000 का जो क्वेश्चन पेपर कर रहे थे, इसमें 5 पार्ट देख लिए था हम लोगों ने। आगे आज हम लोग 6वें पार्ट में चलेंगे और अगले क्वेश्चन से हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए। जो क्वेश्चन है आज का पहला, दैट इज अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू। ठीक है, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर है, वेपर प्रेशर, ये किसके इक्वल होता है? फर्स्ट ऑप्शन है मोल्स ऑफ सोल्यूट, सेकंड है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, थर्ड है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एंड फोर्थ इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है कि जो राउल्ट्स का लॉ था नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन के लिए, ये क्या था? रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर मींस P0 माइनस P अपॉन P0 दैट इज प्रोपोर्शनल टू, या फिर हम इक्वल टू भी लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल होता है। तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपने राउल्ट्स लॉ पढ़ा होगा और बहुत ही इजी है, अच्छा है। इस पे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस पे बहुत डिटेल में हम लोग बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप समझिएगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या फिर हम कह सकते हैं प्रोसेस, इसके लिए आपको एक बात तो समझनी पड़ेगी, जो टोटल चेंज इन एंथैल्पी होता है, मींस चेंज, ये डेल चेंज को रिप्रेजेंट करेगा, एस एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करेगा, और ये है आपका टोटल, यानी टोटल चेंज इन एंट्रोपी, ये आपका जीरो से ग्रेटर होता है। जीरो से ग्रेटर का मतलब हो गया कि ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यानी चेंज इन एंट्रोपी वो आपकी पॉजिटिव हो जाती है। दूसरी कंडीशन, जो गिब्स एनर्जी होती है, ये आपकी जीरो से लेस होती है, यानी चेंज इन गिब्स एनर्जी इज लेस देन जीरो, माने कि ये क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। जरा देखें, इन दोनों से रिलेटेड कोई फैक्ट नहीं दिया है। अगर यहाँ पे दिया भी है डेल एस मस्ट बी निगेटिव, बट यहाँ पे तो डेल एस मस्ट बी पॉजिटिव आ रहा है, माने कि आपका डी ऑप्शन नहीं सही हो सकता है। तो फिर ये आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, हमें पता है डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस होता है, और अगर डेल जी को आप निगेटिव रख दो यहाँ पे, तो डेल एच माइनस टी डेल एस इज इक्वल टू, ये निगेटिव हो जाएगा। जरा देखिएगा ऑप्शन में, डेल एच माइनस टी डेल एस मस्ट बी निगेटिव, आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से रिलेटेड एंट्रोपी और गिब्स एनर्जी के टर्म में ये दो फैक्ट होते हैं, जहां से ये थोड़ा सा डेल जी के डायरेक्ट टर्म में ना देके डेल एच और टी डेल एस के टर्म में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है आज का, एल्यूमिनियम क्लोराइड्स फॉर्म्स अ डाइमर बिकॉज एल्यूमिनियम। देखिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करें तो ये होता है AlCl3, ये मोनोमर है। अगर इसका डाइमर देखेंगे तो Al2Cl6, इसी का 2 गुना कर दो भाई, बस ये हो जाएगा डाइमर। तो एल्यूमिनियम जो है वो Al2Cl6 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब एक बात देखिए, AlCl3 में एल्यूमिनियम आपका सेंट्रल मेटल है, इसके पास केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन है, मानिए कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को आप क्या बोलते हो? लुईस एसिड बोलते हो। क्या बोलोगे? लुईस एसिड बोलोगे। फाइन। अब ये डाइमर फॉर्म हो गया है, तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे
तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। देखिए, क्लोरीन और एल यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से 3 जुड़ गए और ये आपके इस तरीके से जुड़ गए। यहाँ पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या करेगा, एल्यूमिनियम को दे देगा और ये वाला यहाँ पे किसको दे देगा, ये आपका ब्रीज कंपाउंड भी बोला जाता है। ठीक, अब इसमें है क्या कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है और वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसके क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकता है। इस वजह से क्या है कि ये डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब अगर इस बात को आप यहाँ पे देखो तो पहला ऑप्शन है कैन नॉट फॉर्म अ ट्राइमर, बिलोंग्स टू थर्ड ग्रुप, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड कैन हैव हायर कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखिए डायरेक्टली जो बात यहाँ पे हमने आपको समझाई ये यहाँ पे नहीं है, बट थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइए आप तो यही बात कही जा रही है, कैन हैव हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, ये अपना कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा शो कर सकता है, मींस कि ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे शो कर सकता है। इस वजह से AlCl3 यानी एल्यूमिनियम क्लोराइड मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट ना करके डाइमर के फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है, एग्जिस्ट करता है। फाइन, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इन अ केमिकल रिएक्शन अ कैटालिस्ट, किसी केमिकल रिएक्शन में कैटालिस्ट का क्या काम होता है? तो कैटालिस्ट का काम सबसे पहले देख लीजिए। सबसे पहली बात अगर कैटालिस्ट का देखा जाए तो ये एक बात क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इनहेंस कर देता है ये। ठीक है, इनहेंसेस द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी, एक बैकवर्ड रिएक्शन को भी ये इंक्रीज करेगा और ये फॉरवर्ड रिएक्शन को भी इंक्रीज करेगा, यानी दोनों रिएक्शन की रेट को ये इनहेंस करता है, इंक्रीज कर देता है। बट अब देखो अगर बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों को बराबर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो हम लिख सकते हैं डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, एक बात और है, पूछा जाता है कैटालिस्ट कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो ये क्या करता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है रिएक्शन की उसको डिक्रीज कर देता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। तो अब ये कैटालिस्ट, अच्छा एक बात और कि पूरे रिएक्शन में ये कैटालिस्ट जो है ये खुद से खर्च नहीं होता है। ठीक है, माने कि इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब पहला ऑप्शन देखिए, डिक्रीजेस द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, गलत हो गया है। ठीक, इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी, नहीं भाई डिक्रीज कर देता है। अगला रिड्यूसेस एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन, ये भी नहीं। डज नॉट इफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ये इफेक्ट नहीं करता है। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। The BCl3 is a planar molecule whereas NCl3 is pyramidal because, अब चलो भैया, अगर आप यहाँ पे BCl3 की बात कर लें और यहाँ पे हम NCl3 की बात कर लें, तो BCl3 में सेंट्रल एटम है बोरान, माने कि एटॉमिक नंबर 5, 2,3 लिखोगे। NCl3 के केस में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन यानी एटॉमिक नंबर 7 है, 2,5 लिखोगे। आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग कर लिया बोरान के, यहाँ पे देखो Cl Cl Cl। ठीक,
और ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये आपका ट्रायंगुलर शेप हो जाएगा, ठीक है, ट्रायंगुलर। और आप यहाँ पे देखो तो H की वैल्यू 3 आई, 1 2 3 बॉन्ड देख लेंगे, तो 3 का मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन जो आपका आएगा वो कौन सा हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, इसमें आ जाओ, तो नाइट्रोजन के पास 1 2 3 और 4, तो एक यहाँ पे Cl, एक यहाँ पे Cl, एक यहाँ पे Cl, बट देखो 3 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक पेयर इलेक्ट्रॉन, जिसको आप कहोगे लोन पेयर। ठीक, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये क्या होगा कि ये आपका कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनने वाला है, जिसको आप बोलते हो पिरामिडल स्ट्रक्चर, पिरामिडल शेप कह सकते हो, ठीक है। और ये यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, क्यों, 3 बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, अब आप बताओ इसका पिरामिडल स्ट्रक्चर क्यों हुआ, अगर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो इसका भी स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर होता, बट पिरामिडल क्यों हुआ है, लोन पेयर के प्रेजेंस के वजह से। तो अगर आप यहाँ पे आओ देखो, तो BCl बॉन्ड इज मोर पोलर देन, कोई बात नहीं है, यहाँ पे NCl बॉन्ड इज मोर कोवेलेंट, नहीं भाई, नाइट्रोजन एटम इज स्मॉलर देन बोरान एटम, ऐसा भी कुछ नहीं, BCl3 has no lone pairs but NCl3 has a lone pair of electron, so the correct option will be option number 4, ठीक है, तो आपका ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आज का क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है, हम लोग अगले पार्ट में फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।